हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग एक टर्म के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स आपको तब मिलती है जब आप मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स पढ़ रहे होते हैं। तो आज हम इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर जेनेटिक्स के पर्सपेक्टिव से नहीं, एज ए होल मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। ठीक है, और एपिजेनेटिक्स में आपको मैं पूरा बताने वाली हूँ कि उसके मैकेनिज्म्स क्या क्या होते हैं, उसके टाइप्स क्या है, एंड देन मैकेनिज्म्स क्या होते हैं, टाइप्स नहीं, उसके मैकेनिज्म क्या होती है, एंड उसके बाद आपको जीनोम के और एपिजीनोम के बीच में डिफरेंस बताने वाले हैं, सिमिलरिटी बताने वाले हैं। और जितने भी मैकेनिज्म्स हैं हमें बेसिकली देखने को मिलती है, थ्री मेजर जो हमें मैकेनिज्म देखने को मिलती है। हम ये 3 मेजर वालों को हम आज डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे इस पूरे एज ए होल वीडियो पे। तो एंड तक बनी रहिए अगर आपको एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट जानना हो। और देखिए, वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, लाइक कर दें। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करना मत भूलिए। जो भी आपको कुछ डाउट है या फिर कुछ भी सजेशन हो, इफ़ आई एम मेकिंग अ गुड कंटेंट फॉर यू, तो आप भी मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है, वो भी आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में, अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैंने टैग कर रखा है, आप उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं कि व्हाट इज एपिजेनेटिक्स। अब एपिजेनोम मैं आपको बता रही हूँ, एपिजेनेटिक्स का बता रही हूँ बार बार ये टर्म, लेकिन आपको जानना होगा कि एपिजेनेटिक्स होता क्या है। चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। आप अपना डेफिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक से ली हुई है जो एक स्टैंडर्ड सेट कर देगी कि आपको पता करने के लिए कि क्या होती है एपिजेनेटिक्स। एपिजेनेटिक्स कैन बी डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ फेनोमेना एंड मैकेनिज्म दैट कॉज क्रोमोसोम एसोसिएटेड हेरिटेबल चेंजेस to gene expression that are not dependent on changes in DNA sequences। देखिए, हमें डिफरेंसेस क्या मिलती है एक दूसरे सेल के साथ। अगर कुछ प्रोटीन अगर एक्सप्रेस हो रही है तो हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सेरीन को ही कोड करती है, ये मैं बस आपको एग्जांपल बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल कि AAG अगर सेरीन को कोड कर रही है, तो फॉर एग्जांपल कि यही AAG अगर कुछ म्यूटेशन के वजह से ACG हो गया तो ये लाइसिन को कोड कर रही है, तो हमको क्या मिलेगी एज ए होल, इसके वजह से कुछ चेंजेस मिलेगी प्रोटीन के सीक्वेंसेस में, जिसके वजह से कुछ रेगुलेशंस हमें देखने को मिलती है। ये जो होती है ये किसके वजह से हो रही है, ये DNA सीक्वेंसेस के चेंजेस के वजह से हो रही है। सपोज इसमें फ्रेमशिप म्यूटेशन हो गया, कुछ भी हो गया, तो उसके वजह से हमें क्या मिलती है, कुछ चेंजेस देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन व्हेन वी से टॉक अबाउट एपिजेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स में ऑफकोर्स यहाँ क्रोमोसोम एसोसिएटेड ही होती है, हेरिटेबल चेंजेस भी होती है, लेकिन यहाँ पे जो चेंजेस होती है वो इस फिनोमेना के वजह से नहीं होती है कि that is not dependent on changes in the DNA sequence। DNA sequence के changes के वजह से क्या होती है वो हमें देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। अब अगर इसके वजह से नहीं होती है तो किसके वजह से होती है, क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा बैटरी किसी वजह से आज कुछ लैपटॉप थोड़ा प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू मेक ए वीडियो, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से अपलोड नहीं की थी, ठीक है। सो बेयर विथ मी। तो अगर इस वजह से नहीं होती है तो किस वजह से होती है, क्वेश्चन ये राइज होती है, ठीक है। अब ये जानने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एपिजेनेटिक सिस्टम आया कहाँ से। इसको क्वेश्चन में इसको पहले इसको डिटेक्ट कैसे किया गया, ये होता क्या है, इसको मतलब हमें ये पता कैसे चला, तब पता चला हमें जब हमने क्वेश्चंस पूछना शुरू किया। देखिए, सब कुछ अल्टीमेटली चीज़ें आपको सॉल्व तभी हो जाती है जब आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देती हैं लोगों से, ठीक है। नेचर से आप क्वेश्चन पूछना शुरू कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में ये था कि फॉर एग्जाम्पल हमें तो वैसे तो पता चल जाता है कि मेंडल के वजह से क्या क्या हुआ था। वहाँ पे डोमिनेंट रिसेसिव कंडीशन दिखता है, जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस होता है, जो रिसेसिव होता है वो सप्रेस हो जाता है। ये तो ना हमें बेसिक पता होती है। लेकिन जब हम एपिजेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, इसमें एपिजेनेटिक्स वर्क में कब आया, जब हमने क्वेश्चन पूछना शुरू किया। क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आइडेंटिकल ट्विंस है, आइडेंटिकल ट्विंस में जो जीनोटाइप है उनकी, जो ट्विंस है, सॉरी आइडेंटिकल अभी मैं नहीं बोलूँगी, जो ट्विंस है, ट्विंस जो है उनकी जो जीनोटाइप है उनके क्या होती है, उनकी जीनोटाइप क्या होती है, आइडेंटिकल होती है, ठीक है। जीनोटाइप आइडेंटिकल होने के बावजूद भी हमें क्या देखने को मिलती है, हमें फिनोटाइप में डिफरेंस देखने को मिलती है, फिनोटाइप में डिफरेंस देखने को मिलती है। फिनोटाइप में डिफरेंस देखने को मिलती है तो क्यों देखने को मिलती है, ऐसा क्यों होता है, पहला क्वेश्चन ये था। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि फॉर एग्जाम्पल फादर हो गया, मदर हो गया, उनमें जो मेट होने के वजह से जो किड बना, जो प्रोजेनी बना, उस प्रोजेनी में हमें सिर्फ फादर की ही प्रॉपर्टी क्यों देखने को मिलती है कभी कभी, या फिर सिर्फ मदर की ही प्रॉपर्टी देखने को क्यों मिलती है, सिर्फ यही पैटर्नल या फिर सिर्फ मैटरनली क्यों एक्सप्रेस होती है। ये सब चीज़ों की वजह से हमारा फंक्शन में क्या आ गया, हमारा आंसर था उसका एपिजेनेटिक्स। अब इतना तो पता चल गया कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है, ये डिफाइन एक फेनोमेना होती है। देखिए, एपिजेनेटिक्स को आपको ऐसे डिफाइन करना है, मैं ये तो बुकिश लैंग्वेज था, मैं आपको बताती हूँ कि
कुछ ऐसा जेनेटिक रेगुलेशन जो जीनोटाइप और फिनोटाइप में अप्लाई होके वो कुछ हमें कुछ और रिजल्ट देती है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंसेस देखने को मिलती है, ठीक है। और वो डिफरेंसेस वो सिर्फ डीएनए के सीक्वेंस के चेंजेस की वजह से नहीं होती है, उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरा किडनी का सेल है, किडनी के सेल पे कुछ प्रोटीन ए बन रहा है और लिवर के सेल पे क्या बन रहा है, प्रोटीन वाई बन रहा है, तो क्वेश्चन यहाँ अराइज होती है कि देखिए हमारे बॉडी में जो ऐसा तो नहीं है कि किडनी पे ही वही अमाइनो एसिड प्रेजेंट होगी जो वो प्रोटीन ए बना। फॉर एग्जाम्पल ये किडनी सेल पे ये प्रोटीन ए एक्सप्रेस हो रही है और प्रोटीन ए को बनाने के लिए AAG, ACU, ATA, ये मैं अभी ATA तो नहीं, फिर मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको, ठीक है। ये कोडोन्स होते हैं, ये सिर्फ ये सारे मिलके क्या बनाता है, ये प्रोटीन ए बनाता है। एंड फॉर एग्जांपल लिवर सेल है, लिवर सेल में हमें देखा कि यहाँ पे प्रोटीन बी बन रहा है और प्रोटीन बी के लिए AGU, फिर ऐसे बहुत सारे कोडोन्स बन के ये बना रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ये कोडोन सिर्फ किडनी में ही प्रेजेंट होगा, ऐसा तो नहीं है कि ये कोडोन सिर्फ लिवर में प्रेजेंट होगा, है कि नहीं। ये सारे सेल्स, ये सारे कोडोन्स कहीं और पे भी, ये क्योंकि न्यूक्लियोटाइड हमारे डिफाइंड नहीं है कि किडनी पे ही ये न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होगी, ठीक है। ये एक्सप्रेस हर जगह होती है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ प्रोटीन किडनी पे ही देखने को मिली है, लिवर पे सिर्फ प्रोटीन बी देखने को मिली है। तो ये कैसे हो रहा है, इसमें रोल आता है हमारा एपिजेनेटिक्स का, ठीक है। एपिजेनेटिक्स का इसमें रोल आता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब आगे जैसे हम पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ आने वाला है, ठीक है। चलिए डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ली कि एपिजेनेटिक्स का, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमें देखिए जीनोम का हमें पता होता है, जीनोम का हम क्लियर है कि क्या होता है जीनोम में, कैसे होता है, लेकिन हमें एपिजीनोम के बीच में क्वेश्चन यही अराइज होता है कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होती है। देखिए एपिजीनोम जो जीनोम होती है इज आइडेंटिकल इन ऑल सेल टाइप्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वेयर एज एपिजीनोम इज सेल टाइप स्पेसिफिक एंड चेंजेस throughout the life cycle in response to environmental cues। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको कहा कि जीनोम जो होती है, जीनोम आइडेंटिकल होती है, हमें हर सेल टाइप में हमें देखने को मिलती है जीनोम, ठीक है। जीनोम आपका ट्रांसफर भी होती है, ठीक है, ये सब हमको और हर सेल टाइप में हमें देखने को मिलती है। लेकिन जो एपिजीनोम वाला जो कंडीशन है ना, ये हमें सेल टाइप स्पेसिफिक चेंजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल रिस्पॉन्स। अब मैंने आपको क्या कहा था, ये वाला मैंने बताया था, ये सेल टाइप स्पेसिफिक होती है, ठीक है। यहाँ क्या होती है, किडनी के सेल पे हमें क्या देखने को मिलती है, किडनी के सेल पे ये ए मिला, लिवर के सेल में हमें बी मिला। तो इससे क्या कंक्लूजन मिलती है कि सेल टाइप होती है, सेल टाइप स्पेसिफिक होती है, मतलब कि स्पेसिफिक होती है किसी सेल टाइप को लेके, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्किन के सेल को बोलूँगी, स्किन के सेल में कुछ और प्रोटीन मिलेगी, फिर ब्रेन के सेल में कुछ और, फिर ऐसे करके सब में अलग अलग टाइप की हमें देखने को मिलती है। लेकिन जीनोम क्या होती है, एज ए होल हमें सब में ही सेम देखने को मिलती है, जीनोम हमें सेम देखने को मिलती है, ठीक है। ये हो गया एपिजेनेटिक्स का, ये होता है उन दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। अब हमें सिमिलरिटी देखनी है कि डिफरेंस तो ठीक है, सिमिलरिटी क्या होती है, सिमिलरिटी यही होती है कि इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू डॉटर सेल्स बाय माइटोसिस एंड फ्यूचर जनरेशन बाय मियोसिस। देखिए एपिजीनोम में क्या होती है, हमें पता होती है कि पेरेंट से डॉटर सेल में जाती है, एंड सिमिलरली हमें एपिजीनोम में क्या होती है, सिमिलरली यही चीज जो हमें अभी देखा कि ये सेल टाइप स्पेसिफिक जो प्रोटीन्स हमें एक्सप्रेस होती हुई दिख रही है, ये भी हमारा क्या हो जाती है, प्रोजेनी में जाती है वाया द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस और एंड मियोसिस। और नहीं बोलेंगे क्योंकि मियोसिस में ही एक टाइप आती है, मियोसिस में ही हमें माइटोसिस भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ओके, यहाँ हमें सिमिलरिटी देखने को मिल गई कि इन दोनों के बीच में सिमिलरिटी क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस आपको बहुत सारे मिल जाएगा, मैं आपको ये डिफरेंस इसलिए बता रही हूँ कि ये डिफरेंस आपको एपिजेनेटिक्स के डेफिनेशंस में या फिर कोई आपको कुछ बता रहा है एपिजेनेटिक्स के टाइप्स या फिर कुछ में, आपको ये डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगी, इसीलिए मैंने सिर्फ यही वाला मेंशन किया है। वैसे आप गूगल में टाइप कीजिए, रिसर्च में टाइप कीजिए, वहाँ आपको बहुत कुछ मिल जाएगी एपिजीनोम और जीनोम के बीच में डिफरेंस। और मैं यहाँ पे डिफरेंस एज ए होल 2 पार्ट करके ऐसे नहीं बता रही हूँ, बस आपको जो मेन डिफरेंस है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। एंड सिमिलरिटी क्या होती है एपिजीनोम और जीनोम के बीच में, और डॉटर सेल्स को ट्रांसफर हो सकती है। अब इतना तक समझ लिए, अब इतना समझने के बाद आपको ये जो है ये समझने की जरूरत है, बस ये समझ के तो आपको समझ मैं मान लूंगी कि आपको एपिजीनोम समझ आ गया है, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमें ये पता चल रही है कि देखिए फिनोटाइप है, तो कोई एक चीज का अगर हम किसी इंसान का या फिर किसी कोई भी ऑर्गेनिज्म का अगर हम फिनोटाइप देखें तो फिनोटाइप को सिर्फ जीनोटाइप ही गवर्न नहीं करती है, ठीक है, सिर्फ जीनोटाइप ही गवर्न नहीं करती है, जीनोटाइप प्लस एपिजीनोम ये दोनों मिलके क्या करती हैं, फिनोटाइप को गवर्न करती है,
ठीक है, ये दोनों मिलकर ही फिनोटाइप को, आपको दिख रहा होगा इस ये फिनोटाइप पे ये एपिजीनोम का पोर्शन भी आ रहा है, जीनोटाइप का भी पोर्शन आ रहा है। दैट मीन्स फिनोटाइप को कौन गवर्न कर रहा है, फिनोटाइप को जीनोम और एपिजीनोम दोनों गवर्न कर रहा है। दैट मीन्स पहले केस पे हमें क्या पता था, पहले केस पे हमें बस इतना पता था कोई अगर किसी का अगर जीन कुछ एक्सप्रेस हो रहा है तो वो जीन अगर फॉर एग्जांपल अगर वो जीन किसी वजह से कोई प्रोटीन बना रहा है, दैट इज प्रोटीन एक्स अगर बना रहा है कोई जीन, तो वो प्रोटीन एक्स के वजह से हमें ब्लैक स्किन कलर देखने को मिलती है, डार्क स्किन कलर देखने को मिलती है। ठीक है, डार्क स्किन कलर, ब्लैक स्किन कलर हमें देखने को मिलती है। तो डार्क अगर स्किन कलर देखने को मिलती है किसी जीन के वजह से, किसी प्रोटीन के वजह से, दैट इज एक्स, तो हमें क्या मिलती है, हम उसे कहते हैं फिनो। ठीक है, दैट मीन्स कि कोई जीन है, कोई प्रोटीन है जिसके वजह से हमें क्या देखने को मिलती है, हमें देखने को मिलेगी डार्क स्किन कलर। अब डार्क स्किन कलर क्या है, डार्क स्किन कलर हमें किस में आ जाता है, फिनोटाइप में आ जाएगा। तो अभी क्या होता है, अभी जब रिसर्च जो हुआ है, जो मॉडर्न जो जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स ये बताता है कि सिर्फ जीनोटाइप ही नहीं, सिर्फ जीनोटाइप ही नहीं, एपिजेनेटिक्स भी किसी फिनोटाइप को गवर्न करती है। अब ये एपिजेनेटिक्स किस वजह से होती है वो हमें पता चलेगी ये जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि कैसे एपिजेनेटिक्स का यहाँ पे रोल आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने समझ लिया है, अब आगे बढ़ते वक्त ठीक है, चलिए यहाँ पे हमें देखनी होती है कि मैकेनिज्म ऑफ एपिजेनेटिक्स। ठीक है, अब एपिजेनेटिक्स का मैकेनिज्म क्या होती है। अभी यहाँ पे आपको एक डाउट तो नहीं हो रही होगी कि यहाँ पे मैंने एपिजेनेटिक्स लिखा है और यहाँ पे एपिजीनोम लिखा है। तो देखिए एपिजीनोम और एपिजेनेटिक्स सेम ही, ऑलमोस्ट सिमिलर ही टर्म हम कंसिडर करते हैं, लेकिन जो एपिजीनोम होती है ना, एपिजीनोम होती है, एपिजीनोम को हम कंसीडर करते हैं कि ये एक स्पेसिफिक पैटर्न होती है, जो किसी स्पेसिफिक पैटर्न होती है। ठीक है, जो हमें कब देखने को मिलती है, जो हमें देखने को मिलती है जब हमें कोई एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के वजह से, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन होने के वजह से जो हमें स्पेसिफिक पैटर्न देखने को मिलती है। और एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या किस में हो रही है, क्या पूरी बॉडी में हो रही है, नहीं, किसी एक सेल पे, ए सेल इन ए स्पेसिफिक टाइम, किसी टाइम पे अगर किसी सेल पे कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है उसे हम एपिजेनेटिक्स कहेंगे। और इसी एपिजेनेटिक्स का जब कोई पैटर्न बनने लग जाएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एज ए होल उसको हम एपिजीनोम करके कंसिडर करेंगे। डेट मीन्स कि जीनोम में हम क्या करेंगे, जीनोटाइप कंसिडर करते हैं, एंड एपिजेनेटिक्स में हम क्या करते हैं, एपिजीनोम कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो आपको एपिजीनोम या फिर एपिजेनेटिक्स उस दोनों ही केस में आपको एक ही चीज दिमाग में रखना है, एंड दैट इज कि स्पेसिफिक सेल पे स्पेसिफिक टाइम पे जो हमें एक्सप्रेशन देखने को मिलती है उसको हम एपिजीनोम में कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अब मैकेनिज्म ऑफ एपिजीनोम में देखते हैं कि एपिजीनोम के मैकेनिज्म क्या होते हैं। यहाँ पे ब्रॉडली जो मेजर होती है वहाँ 3 मैकेनिज्म्स होती है। रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। फिर सेकेंड होती है क्रोमेटिन रिमॉडलिंग बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप्स सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर थर्ड होती है रेगुलेशन, ये ऑफ होगा, रेगुलेशन ऑफ जीन बाय नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, नॉन कोडिंग आरएनए के वजह से जो हमें देखने को मिलती है वो हमें यहाँ, ये भी हम एपिजेनेटिक्स में कंसिडर करते हैं। नॉन कोडिंग आरएनए बोलने से क्या हो जाता है, आपका बहुत सारा जो एमआरएनए होती है ना वो सारा हमेशा नेसेसरीली वो कोड करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है, नॉन कोडिंग भी होती है। तो यहाँ पे नॉन कोडिंग जो भी आरएनए होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। अब नॉन कोडिंग आरएनए से मैं आपको बताती हूँ, एक सीन आपको बताती हूँ नॉन कोडिंग आरएनए का यहाँ पे कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे है एक, यहाँ पे एक। ठीक है, सो यहाँ पे अगर ये एमआरएनए अगर एक्सप्रेस, फॉर एग्जाम्पल ये एमआरएनए जो है ये एक्सप्रेस नहीं हो रही है, ये प्रोटीन नहीं बना रही है, तो ये नॉन कोडिंग हो जाएगा, ये नॉन कोडिंग एमआरएनए हो जाएगा। ठीक है, तो ये नॉन कोडिंग में हम फॉर एग्जाम्पल एमआईआरएनए ले रहे हैं। ठीक है, एमआईआरएनए ले रहे हैं, तो ये एमआईआरएनए, एसएनआरएनए, ये सारे नॉन कोडिंग होती है। ठीक है, आप गूगल में जाइए, डेफिनेशन में देखेंगे आपको नॉन कोडिंग कौन सा, वैसे मैं वीडियो में आगे एक्सप्लेन करते वक्त आपको बताऊंगी कि नॉन कोडिंग आरएनए में क्या क्या आती है। तो फॉर एग्जांपल ये ऐसे हो गया, तो यहाँ पे भी अगर कोई हमारा एक्सप्रेस हुआ कोई एमआरएनए जो कि क्या था, ये एमआरएनए क्या था, कोडिंग था, फॉर एग्जाम्पल कोडिंग था, तो क्या हो जाएगी, ये यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके यहाँ पे क्या करती है, इसको ये स्टॉप कर देगी। इसका मैं कलर चेंज करती हूँ, ये सपोज ग्रीन कलर का है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, यहाँ पे बाइंड करके ये क्या करेगी, इसको ये स्टॉप कर देगी, ये प्रोटीन यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं हो पाएगी। नो प्रोटीन एक्सप्रेशन, नो प्रोटीन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स कि यहाँ जो नॉन कोडिंग था, जो ये तो प्रोटीन तो नहीं, वैसे भी नहीं बना रहा था, लेकिन ये जो बगल वाला है उसको भी ये प्रोटीन बनाने नहीं दे रहा था।
सो ये नो प्रोटीन एक्सप्रेशन ये इसने कर दी। अब प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रही है, ठीक है, तो प्रोटीन एक्सप्रेशन नहीं हो रही है तो हमें क्या मिलेगी, हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है, कुछ भी जीन्स या फिर कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगी। सो ऐसे ही करके नॉन कोडिंग सारे जो है ये रेगुलेट करती है। आगे हम देखेंगे वीडियोस में कि कैसे नॉन कोडिंग का कैसे कैसे वो रेगुलेट करती है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट पे जाते हैं, रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। पहले ये वाला एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये जो पहला है मैकेनिज्म, ये समझाने से पहले ये कुछ टर्म्स हैं और एज ए होल आपको एपिजेनेटिक्स समझने के लिए सारे आपको रूल समझ में आना चाहिए। इसमें मिथाइलोम का क्या रोल है, मिथाइलेशन क्यों आ रहा है, हेट्रोक्रोमेटिन को ही हम इतना ज़्यादा मेंशन क्यों करते हैं, ये सारी ही चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिथाइलोम के बारे में कि व्हाट इज मिथाइलोम और यहाँ पे मिथाइलोम क्यों लिखा गया है, ठीक है। देखिए, मिथाइलोम नाम से आपको पता चल रहा है यहाँ समथिंग इज रिलेटेड विद द ग्रुप ऑफ मिथाइल, मिथाइल ग्रुप का कुछ रिलेटेड है। तो मिथाइलोम क्या कहता है कि मिथाइलोम का डेफिनेशन ये होता है कि ये सेट ऑफ मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स present in an organism genome at a given time, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल कि ये किसी का जीनोम है, ठीक है, ये सेल है और इसमें किसी का जीनोम है, तो इस सेल के जो जीनोम है ना, इस जीनोम में अगर हमें कुछ कंडीशन यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स दिखते हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिथाइल ग्रुप्स दिखते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में, तो हम उसको एज ए होल मिथाइलोम कहेंगे। ये सेट में होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है ये पूरे जीनोम में और दूसरा यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे ये पूरा सीक्वेंस में ही इतना पोर्शन में हमें मिथाइल ग्रुप दिखना चाहिए, ठीक है, तभी हम उसे मिथाइलोम कंसिडर करेंगे। अब मिथाइलोम मतलब मैं यहाँ पे ये ब्रॉडर सेंस में बोल रही हूँ, ये मैं सिर्फ साइटोसिन के केस में नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। ये ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ साइटोसिन पे ही मिथाइलेशन की बात चल रही है यहाँ पे, ये हम एडेनिन की भी बात कर सकते हैं मिथाइलोम, ठीक है, ओके। अब यहाँ अगर हम एडेनिन की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इस एपिजेनेटिक्स पूरे सिस्टम में अगर हम मिथाइलेशन की बात करते हैं जहाँ पे मिथाइल एड हो गई, वो हम मिथाइलेशन ये प्रोसेस में हम साइटोसिन की बात करेंगे, लेकिन एज ए होल मैं आपको टर्म समझा रही हूँ मिथाइलोम किसे कहते हैं, ठीक है। अब मिथाइलोम की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि अब देखिए हम मिथाइलोम हम किस में मेंशन कर रहे हैं, एपिजेनेटिक्स में मेंशन कर रहे हैं। तो एपिजेनेटिक्स इज ऑल अबाउट सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक, राइट। जो भी कंडीशन होएगी हमें इसमें जो भी देखने को मिलेगी वो सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक कंडीशन हमें देखने को मिलेगी। तो मिथाइलोम जो भी होती है ये क्या होती है, सेट ऑफ मिथाइलेटेड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म जीनोम एट अ गिवन टाइम इन ए गिवन सेल एंड गिवन टिश्यू, ठीक है, which is in which the cell and tissue are स्पेसिफिक इन नेचर, ठीक है। तो ये नहीं हो सकता कि ये कोई दूसरे सेल में हो रहा है, दूसरे सेल में, मतलब यूनिवर्सल नहीं है, ये सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक ही होता है ये मिथाइलोम, ठीक है। एंड उसके बाद ये थ्रू आउट द टाइम ये क्या करते हैं, ये चेंज होते रहते हैं, ठीक है, मतलब कि ये नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि अगर किडनी सेल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लैब में मैंने किडनी सेल रखा हुआ है, यहाँ पे किडनी का सेल है, ये किडनी का सेल है, तो किडनी के सेल में क्या हो गया कि अगर बाहर बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है हमेशा, ठीक है, अगर बाहर बहुत टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो गया तो किडनी का सेल क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल मेल्ट हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, ठीक है, ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रही है, अगर किडनी के सेल अगर स्पेसिफिक सेल है अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो क्या ये मिथाइलोम की कंडीशन यहाँ एनी टाइम प्रिवेल रहेगी, नहीं, ये मिथाइलोम की कंडीशन यहाँ पे फिक्स नहीं रहती है, ये आज है कल नहीं हो सकती है, आज है परसों नहीं हो सकती है, फिर आज है कल भी हो सकती है, परसों नहीं हो सकती, आप समझ रहे हैं, ये फिक्स नहीं होती है कि हाँ हमेशा यही कंडीशन में इसी चीज में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन हाँ ये किडनी सेल में ही देखने को मिलेगी, ये श्योर है। लेकिन ये ड्यूरेशन में मतलब ओकेजन में ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होगी कि नहीं, ऑफकोर्स ये होगी, ठीक है। डेट मीन्स की चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, ठीक है, कोई सिचुएशन आ गया, कुछ टेम्परेचर हाई की वजह से बदल गया है, कुछ म्यूटेशन की वजह से बदल गया है, तो इस सिचुएशन के हिसाब से ये बदलती रहती है, लेकिन हाँ ये किडनी में ही एक्सप्रेस होएगी।
ठीक है। तो दिस इज द केस ऑफ मिथाइलो। अब आगे बढ़ते हैं मिथाइलेशन के बारे में, क्योंकि यहाँ पे ही हमें बोला गया है कि रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे सारा रेगुलेशन मिथाइलेशन का है। अगर मिथाइलेशन हो रही है तो हमें कुछ अलग सेट ऑफ कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर मिथाइल ग्रुप अगर रिमूव हो गया है तो हमें अलग सेट ऑफ कंडीशन देखने को मिलेगी, और जो भी सेट ऑफ कंडीशन देखने को मिलेगी वो रिवर्सिबल होगी। दैट मीन्स कि आज अगर मिथाइलेटेड कंडीशन है तो हो सकता है कि कल वो मिथाइलेटेड कंडीशन ना हो, ठीक है, कल अनमिथाइलेटेड हो जाए, परसों फिर मिथाइलेटेड हो जाए। ये वाली हमें मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है, ये रिवर्सिबल है। ऐसा नहीं है कि मिथाइलेटेड है तो हमेशा मिथाइलेटेड कंडीशन में ही रहेगी, वो अनमिथाइलेटेड स्टेट में भी जा सकती है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मिथाइलेशन। और इसको मैं अभी बताती हूँ कि यहाँ पे जब हम मिथाइलेशन पढ़ते हैं एपिजेनेटिक्स में, इसको हम मोस्टली किससे रिलेट करते हैं, हम मोस्टली इसको साइटोसिन से रिलेट करते हैं, ठीक है। अब साइटोसिन का भी क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बात आ जाती है सीपीजी आइलैंड के बारे में, सीपीजी आइलैंड्स के बारे में यहाँ पे बात आती है। अब आगे मैं एक्सप्लेन करूंगी प्रोसेस में कि हाँ सीपीजी आइलैंड ही क्यों लिया गया है, ओके। तो हमें साइटोसिन का बात हो रही है, तो साइटोसिन यहाँ पे जो मिथाइल ग्रुप की एडिशन है वो फिफ्थ पोजीशन ऑफ साइटोसिन पे ये ऐड होती है, फिफ्थ पोजीशन ऑफ साइटोसिन पे ये मिथाइल ग्रुप ऐड होती है, ठीक है। अब इसमें बात आती है सीपीजी आइलैंड्स के बारे में। अब मिथाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको ना जब प्रोकैरियोट्स के जब आप रेप्लिकेशन के बारे में पता होगा, आपको वहाँ कंडीशन मिलती होगी, हैवी मिथाइलेटेड कंडीशन, फिर मिथाइलेटेड कंडीशन, कौन से कंडीशन में रेप्लिकेशन में अलाउ करती है, कौन से कंडीशन में नहीं करती है, फिर डीएनए के रेप्लिकेशन के कितने ड्यूरेशन बाद हमें मिथाइलेटेड कंडीशन मिलती है, ये सारे ही चीज़ें आपको पता होगी, ठीक है, जब आप रेप्लिकेशन पढ़ते हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं, ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल गया है कि ये साइटोसिन पे ऐड होती है और फिफ्थ पोजीशन पे ऐड होती है, ठीक है। अब इसको ऐड कौन करती है, आपको पता होगा कि मिथाइलेशन के प्लेस मेनली दो ही हमें जो होती है ना एंजाइम्स रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। दो, अगर हम साइटोसिन डी में यहाँ पे एक सेकेंड, अगर हम यहाँ पे साइटोसिन की बात करते हैं तो हमें यहाँ पे डीसीएम मिलती है, और अगर हम एडेनिन की बात करते हैं तो हमें डीएम मिलती है, डैम मिथाइलेज एंड डीसीएम मिथाइलेज, ये सारी होती है। लेकिन मोस्टली इसको डोनेट करती है एसएएम, एस एडेनोसाइन मिथाइल ट्रांसफरेज मिथाइल, तो ये ग्रुप ही हमें मिथाइल ग्रुप देती है मोस्टली, ठीक है। अब ये तो ये हो गया, लेकिन एज ए होल हम इनको क्या बोलते हैं, डीएनएमटीएस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में डीएनए मिथाइल ट्रांसफरेज, ये हो गया ये। तो मिथाइल ग्रुप के जो एडिशन, जो साइटोसिन पे जो एडिशन होनी होगी वो डीएनएमटीएस की वजह से होती है, ठीक है। अब इसके आगे हम देखते हैं कि मिथाइलेशन का तो आपको मैंने समझा दिया, इसके बाद देखते हैं कि यहाँ हेट्रोक्रोमेटिन का रोल क्यों बताया गया है, वाई हेट्रोक्रोमेटिन इतना ज़्यादा मेंशन होगी थ्रू आउट द प्रोसेस जब हम ये डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके लिए आपको थोड़ा सा ये टॉपिक से थोड़ा सा हट के भी जा सकती है, लेकिन कॉन्सेप्ट गेन करने के लिए आपको ये जानने की ज़रूरत है कि ये जो हेट्रोक्रोमेटिन है वो मॉडिफिकेशंस के लिए हेट्रोक्रोमेटिन इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल क्यों है, इतना ज़्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि हमें पता होती है कि दो रीजन्स होते हैं, एक हेट्रोक्रोमेटिन और दूसरा होता है यूक्रोमेटिन। लेकिन वाई ओनली हेट्रोक्रोमेटिन, इसको हमेशा प्रायोरिटाइज क्यों किया गया है, ठीक है, ये जानते हैं अभी। हेट्रोक्रोमेटिन का जीन रेगुलेशन में रोल जानने के लिए आपको हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन का जब आप डिफरेंस पढ़ते हैं वही जानना में से ही आपको वही जानने से आपको पता चल जाता है, ठीक है, कि हम यूक्रोमेटिन को क्यों चूज नहीं करते, हम क्यों हमेशा हेट्रोक्रोमेटिन का ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास दो फैंस हैं, एक फैन जिसको आप कंटिन्यूअस ऑन रखना होता है, ठीक है, और कंटिन्यूअस ऑफ रखना होता है, ठीक है, या तो ये रख सकते हैं या तो कंटिन्यूअस, ठीक है, ये कंटिन्यूअस है, एक फैन ऐसा है, और दूसरा फैन है आप ऑफ भी कर सकते हैं एंड ऑन भी कर सकते हैं, ठीक है, ऑफ एंड ऑन दोनों कर सकते हैं। तो आप कौन सा फैन चूज करेंगे, वो फैन यूज करेंगे ना जो फैन आप ऑफ या ऑन रेगुलेटेड वे में आप कर सकते हैं, डेट मीन्स ये रेगुलेटेड वाला आप चूज करेंगे। कोई चीज जिसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, सर्दी में भी फैन ऑन है, गर्मी में भी फैन ऑफ है, तो फिर आपको ये वाला फैन तो आप नहीं चूज करेंगे, ये नॉन रेगुलेटेड है, हम इसे खुद रेगुलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कौन सा चूज करेंगे, रेगुलेटेड वाला चूज करेंगे। तो ऐसा ही कंडीशन इस केस में है कि हम हेट्रोक्रोमेटिन को चूज करते हैं, यूक्रोमेटिन को नहीं करते हैं। अब हेट्रोक्रोमेटिन को हम क्यों चूज करते हैं, क्योंकि अगर आपको पता होगा तो ये है कि हेट्रोक्रोमेटिन का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका स्ट्रक्चर होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। हेटेरोक्रोमेटिन्स क्या होती है,
उनकी स्ट्रक्चर जो होती है वो टाइटली पैक्ड होती है, कंपैक्ट होती है, कंपैक्ट होती है, जिसके वजह से क्या हो जाती है, उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन हो तो हम इसको टाइटली पैक से थोड़ा लूज पैक कर देंगे। ठीक है, तो कंपैक्ट से थोड़ा सा खोल के उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना देंगे, है ना। तो ये होती है हेटेरोक्रोमेटिन का। अब ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए हमें ये जरूरी है, देखिए कोई चीज़ अगर ऐसा है एकदम टाइटली पैक्ड है, क्या इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो इसके लिए हमें इसको क्या करनी पड़ेगी, खोलनी पड़ेगी, थोड़ा सा अनकंडेंस फॉर्म में करनी पड़ेगी। तो जिसके वजह से हमें ट्रांसक्रिप्शन क्या मिलेगी, ट्रांसक्रिप्शन और देखने को मिलेगी। एंड हमें देखने को मिलेगा कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज भी प्रॉपरली बाइंड कर रही है, ऐसे करके प्रॉपरली बाइंड कर रही है। क्या इस कंडीशन में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड कर सकती है? नो, इस केस में आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं कर सकती। तो इसीलिए हम हेटेरोक्रोमेटिन को रेगुलेट कर सकते हैं। जब हमें जरूरत हुआ हम इसको ऐसे फॉर्म में ले आए, जब लूजली फॉर्म कर दिया, लूजली बाइंड कर दिया, जब हमें जरूरत नहीं थी कोई जीन का तो हमने इसको कम्पैक्ट फॉर्म में ही रहने दिया। ठीक है, तो इसीलिए हम हेटेरोक्रोमेटिन को किस चीज़ में कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम हेटेरो को कंसिडर करते हैं इन जीन साइलेंसिंग। जीन अगर हमें साइलेंसिंग करनी है या फिर जीन का अगर हमें एक्सप्रेशन करवानी है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हेटेरोक्रोमेटिन को कंसिडर करते हैं, क्योंकि अगर हमें इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यूक्रोमेटिन के केस में क्या हो जाता है, यूक्रोमेटिन ऑलरेडी वो लूजली ही रहती है, ये लूज रहती है। हेटेरोक्रोमेटिन ऐसा रहता है जिसकी वजह से हम इस कंडीशन में ले आ सकते हैं, ये रिवर्सिबल नॉन रिवर्सिबल होती है। लेकिन जो यूक्रोमेटिन होती है वो हमेशा ऐसी कंडीशन में रहती है। तो इसके वजह से क्या हो जाती है, ये एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। ठीक है, एक्टिव जीन ट्रांसक्रिप्शन करवाती है। अब क्या इस सिचुएशन में आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसका मेन फोकस रिप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन नहीं होती है। ठीक है, रिप्रेशन या फिर एक्सप्रेशन नहीं होती है। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम मेनली एक्चुअली इसमें अगर हम एक्सप्रेशन की भी बात करें, इसमें कुछ हद तक हम इसमें एक्सप्रेशन को ही मेनली कंसिडर करते हैं। लेकिन अगर रिप्रेशन और एक्सप्रेशन की कंपेयर करेंगे तो एक्सप्रेशन को हम इसको ज़रूरत होती है, लेकिन इन केस ऑफ जो रिप्रेशन होती है इसमें रिप्रेशन की चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होती है, मोस्टली एक्सप्रेशन होती है। लेकिन हम इसको एक्सप्रेशन के लिए भी हम इसको 100% नहीं कंसिडर कर सकते। ठीक है, ओके। तो ये रहा हमारा यूक्रोमेटिन का सिस्टम। अब जो चीज़ ऑलरेडी ओपन है, ठीक है, तो क्या उसको हम रेगुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसीलिए हम इसको क्या करते हैं, यूक्रोमेटिन को कंसिडर नहीं करते हैं। इसीलिए हम किसको कंसिडर करते हैं, इसीलिए हम कंसिडर करते हैं हेटेरोक्रोमेटिन को। तो हेटेरोक्रोमेटिन को हम क्यों कंसिडर करते हैं, इसके लिए बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन हो गया कि क्योंकि ये जीन साइलेंसिंग, मेरा एक सेकेंड है, मेरा पेन टेप थोड़ा सा पढ़ाते पढ़ाते मेरा पेन टेप इधर से उधर चला जाता है और मैं ध्यान भी नहीं देती कि क्या हो रहा है, जिसकी वजह से मेरी हैंडराइटिंग खराब हो जाती है। ओके, तो होता क्या है कि इसका हेटेरोक्रोमेटिन का मेनली रोल क्या होती है, अभी हमने देखा जीन साइलेंसिंग एंड रिप्रेशन में होती है। फिर इसको हम सिंस ये रेगुलेटेड वे में है, रेगुलेटेड वे में होने की वजह से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एपिजेनेटिक्स क्या होती है, किस वजह से होती है, ये हमने देखा था। एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस में हम इसको यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस क्या होती है, एपिजेनेटिक सेल एंड टिश्यू स्पेसिफिक होती है। तो अगर कोई चीज़ हमें किसी एक पर्टिकुलर सेल में या फिर टिश्यू में एक्सप्रेस करवानी है, दूसरे में नहीं करवानी है, तो इसमें लिए हमें चीज़ें क्या ज़रूरत होगी, इसके लिए हमें चीज़ें रेगुलेटेड वे में चाहिए होगी। ठीक है, इसके लिए हमें रेगुलेटेड, अब यूक्रोमेटिन को हम इसमें कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि वो रेगुलेटेड नहीं है। तो अगर कोई चीज़ हम चाहते हैं, कोई प्रोटीन एक्स सिर्फ ये वाले सेल पे, ए सेल पे एक्सप्रेस हो और प्रोटीन वाई सिर्फ बी वाले सेल पे एक्सप्रेस हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस को हम कंसिडर करते हैं और इसी के लिए हम क्या करते हैं, इसको हेटेरोक्रोमेटिन को कंसिडर करते हैं इस केस में। ठीक है, और इसका और भी रोल्स होती है। फिर इसका जीनोमिक स्टेबिलिटी को भी ये डिनोट करता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में होती है। ठीक है, और जीनोमिक इंटीग्रिटी को ये मैनेज करती है। ये ट्रांसक्रिप्शन कभी कभी इनहिबिट भी करती है जो हमें ज़रूरत नहीं होती है। फिर उसके बाद ये पोजीशन इफेक्ट भी शो करती है। आपको हेटेरोक्रोमेटिन के बहुत सारे मिल जाएंगे। यहाँ मेरा मुद्दा हेटेरोक्रोमेटिन को आपको इन डेप्थ समझाना नहीं है, इसको मुझे एपिजेनेटिक्स के साथ रिलेट करना है कि वाई ओनली हेटेरोक्रोमेटिन इज कंसिडर्ड व्हेन वी टॉक अबाउट मॉडिफिकेशंस। मॉडिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं तो क्यों हमेशा सिर्फ हेटेरोक्रोमेटिन का ही कंसिडर करते हैं, ये मेरा मुद्दा है यहाँ पे समझाने का। ठीक है,
ओके, सो ये रहा, हमने समझ ली हेटेरोक्रोमेटिन का। अब हमें ये तो मैंने ये सारी तीनों बातें बता दी है, तीनों टर्म्स आपको समझा दी है। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम ये टॉपिक पे फोकस करेंगे कि रिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस ऑफ डीएनए का रिवर्सिबल मॉडिफिकेशंस, मिथाइल ग्रुप का एडिशन और रिमूवल के वजह से कैसे वो रेगुलेट होती है, कैसे हमें एपिजेनेटिक्स मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है जब हम मिथाइल ग्रुप के वजह से हम कहते हैं कि कोई चीज़ रेगुलेट हो रही है। देखिए यहाँ पे ये डायग्राम पे आपको दिख रहा होगा दो चीज़ें, दो डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिख रही है, पहला है ये और दूसरा है ये, ठीक है। इस केस में आपको कुछ और कलर की दिख रही है और इस केस में आपको कलर दिख रही है। तो इस केस में अगर हम कहें तो मैं आपको जब मैं मिथाइलेशन पढ़ा रही थी तो मैंने आपको एक सीपीजी आइलैंड के बारे में बताया था, ठीक है, सीपीजी आइलैंड। तो यहाँ देखिए इस केस में आपको ये डायग्राम से दिख रहा होगा कि यहाँ हमें कुछ प्रोमोटर रीजन्स देखने को मिलती है, ठीक है, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, यहाँ हमें प्रोमोटर दिख रही है, ये जो लाइन वाला एरिया है ये वाला, तो ये हमारा क्या हो गया, प्रोमोटर रीजन हो गया, ठीक है, प्रमोटर रीजन हो गया। ये पार्ट ट्रांसक्राइब हो गया, ये जीन ऑन या फिर ऑफ करेगी, ऑन और ऑफ करेगी, ये भी क्या हो जाएगा, ऑन और ऑफ करेगी। तो सीपीजी आइलैंड क्या होती है ना, सीपीजी आइलैंड हमें जो मिथाइलेटेड स्टेट होती है, मिथाइलेटेड या फिर अनमिथाइलेटेड हम ये कहेंगे, तो ये क्या होती है, ये प्रमोटर के जो इस साइड है ना, इस साइड ये अपस्ट्रीम हमें देखने को मिलती है प्रमोटर रीजन में, या फिर उसके अपस्ट्रीम हमें ये चीज़ें कुछ सीपीजी आइलैंड देखने को मिलती है, ठीक है। अब सीपीजी आइलैंड को मैंने आपको क्यों कहा था सीपीजी आइलैंड में, क्योंकि हमें इस केस में ना, इस स्पेस में जो सी है वो साइटोसिन है, तो साइटोसिन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमने देखा होता है यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो रहा होता है, मैंने आपको मिथाइलेशन में कहा था, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप का एडिशन होता है। तो ये जो मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर बनाया है वो सीपीजी आइलैंड्स को डिनोट कर रहा है, ठीक है, जो प्रमोटर पे हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, बहुत सारे सीपीजी आइलैंड्स हैं। और यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया है ये भी सीपीजी ही आइलैंड्स है, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा डिफरेंस इसीलिए लाया है क्योंकि मैं अभी आपको बताऊंगी मिथाइलेशन और अनमिथाइलेटेड कंडीशन की वजह से यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिखा दिया है, ठीक है। तो सीपीजी क्या होती है, प्रोमोटर के एडजेसेंट या फिर प्रोमोटर पे ही प्रेजेंट होने वाली कुछ जीन्स, कुछ क्लस्टर्स होते हैं। जैसे आइलैंड में क्या होती है कि आपने ऐसे करके नदी देखा होता है, यहाँ पे छोटे छोटे क्या होते हैं, आइलैंड्स होते हैं, ठीक है, लैंड वाले कुछ एरियाज होते हैं, इसको हम आइलैंड कहते हैं। तो ये पूरा ही जीन में अगर हमें जो हमारा जीनोम है उसमें अगर हमें ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे अगर साइटोसिन वाला इलाका दिखे तो हम उसको सीपीजी आइलैंड करके कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया सीपीजी आइलैंड, यहाँ पे हमने सीपीजी आइलैंड देख लिया है। अब यहाँ पे क्या होती है इस केस में, यहाँ पे इस डायग्राम पे मैंने आपको येलो नहीं बताया, यहाँ पे कलरलेस है, ठीक है। तो ये अनमिथाइलेटेड कंडीशन है, यहाँ जो सीपीजी आइलैंड है ये इस केस में ये अनमिथाइलेटेड कंडीशन पे है, ठीक है, मिथाइलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अनमिथाइलेटेड मतलब रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स, ये वाला टर्म हमने एक्सप्लेन कर दिया है, रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स। तो यहाँ पे अगर ये जो सीपीजी आइलैंड्स है, यहाँ पे जो सीपीजी आइलैंड है ये अगर अनमिथाइलेटेड स्टेट पे है तो अनमिथाइलेटेड स्टेट पे क्या हो जाएगा, जीन हमारा ट्रांसक्राइब होगा, दैट मीन्स कि जीन हमारा ऑन होगा, ये वाला ऑफ कंडीशन हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, जीन हमारा ट्रांसक्राइब होगा। लेकिन इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में हमने देखा कि यहाँ येलो कलर डिनोट करता है मिथाइलेशन को, ठीक है, येलो कलर डिनोट कर रहा है मिथाइलेशन को। तो अगर ये चीज़ येलो दिख रही है तो डेट मीन्स यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप का एडिशन देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पे मिथाइलेशन अगर हो रही है तो जीन्स ये प्रोमोटर क्या हो जाती है, ये अनमिथाइलेटेड रहती है, सॉरी मिथाइलेटेड रहने की वजह से क्या हो जाती है, जीन साइलेंस हो जाती है, दैट मीन्स हमें ये ट्रांसक्रिप्शन हमें क्या मिलेगी, ऑफ देखने को मिलेगी। इस केस में हमें ऑन देखने को नहीं मिलेगी। दैट मीन्स हम ये कंक्लूड कर सकते हैं मिथाइलेशन मतलब हो गया हमारा ऑफ और अनमिथाइलेशन मतलब हो गया हमारा ऑन। तो मिथाइलेशन एडिशन का बात हो गया हमारा, एडिशन ऑफ मिथाइल ग्रुप मिथाइलेशन कहेंगे हम उसे, और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप्स अनमिथाइलेटेड कंडीशन कहेंगे। तो अब कोई चीज़ अगर मिथाइलेशन है, मिथाइलेटेड है तो वो ऑफ रहेगी, अनमिथाइलेटेड ऑन रहेगी। अब इससे क्या होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा 2 सेल है, अभी मैंने क्या कहा था, एपिजेनेटिक्स इज ऑल अबाउट सेल्स एंड टिश्यू स्पेसिफिक कंडीशन, ठीक है। अगर कोई एक सपोज कोई एक्स जीन है, वो हमारा कोई एंजाइम बना रहा था जो सिर्फ किडनी के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है, तो ये किडनी सेल हो गया और इस पे ये हमारा एक्स जीन बना रहा था जो किडनी स्पेसिफिक है, ठीक है। और ये दूसरा सेल है, मैं दूसरे कलर से आपको बताती हूँ, ये एक दूसरा सेल है जो लीवर का सेल है और वो वाई जीन बना रहा था, ठीक
ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि एक्स जीन सिर्फ यही होगा, है ना, एक्स जीन के लिए जो भी अमीनो एसिड प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ यही होगा, ऐसा तो नहीं है। हमारी पूरी बॉडी में जो जीनोम वाला पार्ट है वो तो अनबायस्ड होती है, राइट। कौन सा ट्रांसक्राइब होता है वो बायस्ड होता है, प्रोटीन्स कौन सा बनता है वो बायस्ड होता है, एमआरएनए कौन सा बनता है वो सब बायस्ड होता है, लेकिन जो न्यूक्लियोटाइडिक जो सीक्वेंस है वो तो हमारे अनबायस्ड होती है। मेरे स्किन सेल्स में जो न्यूक्लियोटाइड है वो कहीं और पे भी हो सकती है ना। तो अनबायस्ड होने की वजह से हमें यहाँ पे तो न्यूक्लियोटाइड सब में सेम ही मिलेगा, यहाँ पे भी मुझे सेम मिलेगा, लेकिन वो एक्स जीन को फॉर्म होने दे रहा है या नहीं दे रहा है वो जरूरी है। तो यहाँ पे देख लिया हमने कि एक्स जीन किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाई जीन लिवर के लिए। तो अगर हमें किडनी पे वाई जीन स्टॉप करनी है, क्योंकि किडनी पे वाई जीन किडनी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो अगर हमें वाई जीन स्टॉप करनी है तो हम क्या करेंगे, इसका एक्सप्रेशन क्या करेंगे, हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन हम ऑफ कर देंगे, किसका, वाई जीन का एक्सप्रेशन हम ऑफ कर देंगे, जिसके वजह से वाई यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक्स जीन एक्सप्रेस होगी। अब वाई जीन रोकेंगे कैसे, वाई जीन हम रोकते हैं मिथाइलेटेड करके। वाई जीन को जो ये वाला कंडीशन हो गया, एक सेकेंड, ये वाला कंडीशन हो गया हमारा वाई जीन के लिए, वाई जीन के लिए हमारा ये वाला कंडीशन हो गया। क्यों, क्योंकि हमें किडनी सेल में तो हमें वाई जीन चाहिए ही नहीं। अब वाई जीन नहीं चाहिए तो हम उस कंडीशन में मिथाइल ग्रुप का ऐड करके इसको ऑफ कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में हमें एक्स जीन नहीं चाहिए। अब एक्स जीन नहीं चाहिए तो एक्स जीन के लिए हम क्या करेंगे, ये वाला कंडीशन हम वाई एंड एक्स जीन के लिए हम अप्लाई करेंगे। एक्स जीन किसके लिए, ये लिवर सेल के लिए। हमें लिवर सेल में एक्स जीन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स जीन को यहाँ पे ऑफ कर देंगे। सिमिलरली हम किडनी सेल पे जो एक्स जीन है ये हमें चाहिए होती है, तो इसीलिए हम अनमिथाइलेटेड वाला कंडीशन देखते हैं एक्स जीन के लिए। दैट मीन्स ये जो है अनमिथाइलेटेड कंडीशन, ये ऑन किस चीज के लिए होगा, ये एक्स जीन के लिए ऑन होगा। किसके लिए, ये किडनी स्पेसिफिक होगा। एंड देन हम ये अनमिथाइलेटेड वाला कंडीशन किसके लिए देखेंगे, वाई जीन के लिए भी देखेंगे, जो कि लिवर के लिए स्पेसिफिक होगा, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, वीडियो पॉज करके थोड़ा बहुत फॉरवर्ड करके आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने क्या कहने की कोशिश की है। तो ये वाला सिचुएशन हमें यहाँ दिख रही है। दैट मीन्स कि अनमिथाइलेटेड और मिथाइलेटेड वे में हम इसको रेगुलेट करेंगे, जिसके वजह से जो सेल में जो स्पेसिफिक जीन है वही सिर्फ एक्सप्रेस हो, जो जीन की हमें ज़रूरत नहीं है वो जीन वहाँ पे एक्सप्रेस ना हो, ठीक है। तो ऐसे ही हमने देख ली क्या कि मिथाइलेशन और अनमिथाइलेटेड कंडीशन की वजह से हम कैसे इसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, कैसे हम सेल और टिश्यू स्पेसिफिक जीन को ही हम एक्सप्रेस होने दे रहे हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा सा मेसी होता है क्योंकि मैं आई डोंट नो, मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में शायद नहीं समझा पाती हूँ या फिर कुछ, बट आई जस्ट होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया हो कि कैसे क्या हो रहा है। इसमें से आप समझ लीजिए थोड़ा बहुत, है ना। और ठीक है, नो वन इज परफेक्ट, राइट। तो उस नॉन परफेक्शन में से मुझे भी कंसिडर कर लीजिए थोड़ा बहुत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ तो ये तो बोल दी थी कि प्रमोटर की उधर होती है, लेकिन ऐसा इसलिए क्यों होती है, ताकि यहाँ पे मिथाइलेटेड कंडीशन पे क्या होती है, पॉलीमरेज वगैरह वो क्या करते हैं, वो बाइंड नहीं कर सकते हैं। अब पॉलीमरेज वगैरह बाइंड नहीं कर सकते तो ट्रांसक्रिप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस केस में ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ इट्स ऑल अबाउट कि देखिए कोई भी चीज़ को रेगुलेट करनी है तो हम उसके फैक्टर्स को इनिशियली क्या करते हैं, हम फैक्टर्स को ही बाइंड करने के लिए रोक देंगे। जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, जो प्रोटीन्स रिस्पॉन्सिबल है कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को गवर्न करने के लिए, प्रोसेस को गवर्न करने के लिए, हम प्रोटीन्स को ही हटा सकते हैं, या फिर हमको इनहिबिटर को आगे यहाँ पे बाइंड करवा सकते हैं, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट का एक्युमुलेशन इतना ज़्यादा करवा दे कि उस प्रोसेस की हमें ज़रूरत ही ना पड़े, प्रोडक्ट इनहिबिशन हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन करके हम इसकी रेगुलेशन कर सकते हैं। तो अभी चलिए, ये तो थोड़ा सा ऐसी एक्स्ट्रा बता दी मैंने। अभी ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन ऑफ डीएनए बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ मिथाइल ग्रुप। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा में क्या था, हमने देखा था, दूसरा में देखा था हमने कि क्रोमेटिन रीमॉडलिंग बाय द एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप्स सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स। अब हमें ये देखना है कि जो हिस्टोन प्रोटीन्स है, हिस्टोन आपको पता होता है क्या है, ठीक है। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का रिमूवल या फिर एडिशन करते वक्त हम कैसे क्रोमेटिन का रीमॉडलिंग हमें देखने को मिलती है। ये हमारा सेकेंड वाला पॉइंट। अभी हम ये वाला पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम थर्ड वाला पॉइंट को एक्सप्लेन करके हम हमारा लेक्चर एंड कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट ठीक है, आई जस्ट होप आपको समझ आ रही है। चलिए सेकेंड पॉइंट में देखते हैं, ठीक है। क्रोमेटिन रीमॉडलिंग बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स।
देखिए, ये जानने से पहले आपको ये डायग्राम जानने की बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस डायग्राम में आपको पता होता है कि क्रोमेटिन जो होती है ना, क्रोमेटिन में क्या होती है, आपको क्या पता होता है कि डीएनए जो टाइटली बाउंड होता है न्यूक्लियोसोम से, ठीक है। तो आपको पता होता है कि जब हम किसी डीएनए को, देखिए डीएनए बहुत लंबा बड़ा सा स्ट्रक्चर होती है, तो उसको कंडेंस फॉर्म में रखनी होती है, ठीक है, वरना हमारे बॉडी में क्या हो जाएगी, वो एडजस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो उसको कंडेंस फॉर्म में रखने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, कुछ हिस्टोन प्रोटीन्स का यूज करते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या करती है, आपने देखा ये हिस्टोन प्रोटीन्स इधर ऐसे करके डीएनए को रैप करके वो कंडेंस फॉर्म में रख रही है, ठीक है। अब यही हिस्टोन प्रोटीन्स में हमने देखा होता है क्रोमोसोम रिमॉडलिंग पे कि क्रोमेटिन रिमॉडलिंग पे कि कैसे वहाँ पे मॉडिफिकेशंस होते हैं। हिस्टोन का टाइप्स होते हैं 1, फिर ए, बी, फिर 3 और 4 होते हैं, फिर उसमें मॉडिफिकेशंस कैसे होते हैं, कौन से अमाइनो एसिड पे मॉडिफिकेशन होते हैं, सबको आपको अलग से मॉडिफिकेशंस में मिल जाएगी पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में। लेकिन यहाँ मैं वो बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि यहाँ पे रेगुलेशंस कैसे होते हैं, एपिजेनेटिक रेगुलेशंस, ठीक है। तो देखिए, ये जो येलो में है ये है हमारा हिस्टोन प्रोटीन्स, ये जो येलो में है हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन्स का क्या हो जाता है, एक टेल होता है, एंड टर्मिनल का ये टेल पोर्शन, ये जो दिख रहा है ये टेल है उसका, हिस्टोन का, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको दिख रहा होगा कि हिस्टोन का ये टेल है, और टेल में क्या हो गया, यहाँ पे ये एंड टर्मिनल ही ये प्रोन होती है बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के लिए। इसमें हम चीजें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, जैसे कि कोई चीज़ ऑलरेडी है तो उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। फिर इसमें से हम चीज़ क्या कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हम मॉडिफिकेशंस की अगर मैक्सिमम केसेस में मेजर जो चेंजेस हम हिस्टोन मॉडिफिकेशंस में देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं, उसमें हम देखते हैं एडिशन देखते हैं या फिर रिमूवल देखते हैं, किसका, मिथाइल ग्रुप का, एसिटाइल ग्रुप का, एंड देन वी सी फॉस्फेट ग्रुप का। ये मेजर चेंजेस हम देखते हैं, ठीक है, ओके। मेजर चेंजेस मतलब ये तीनों ग्रुप्स का अगर एडिशन हो गया तो हम ये चीज को मेजर मानते हैं। अल्दो हिस्टोन के एंड टर्मिनल पे आर प्रोन टू लॉट्स ऑफ मॉडिफिकेशंस, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ मेजरली जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और इसका रिलेशन जो एपिजेनेटिक्स के साथ है उसके साथ रिलेट करेंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि यहाँ मिथाइल ग्रुप है, एमी, इसको हमने मिथाइल ग्रुप कहा। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट कंडीशन पे यहाँ पे हम देख रहे हैं इस पिक्चर में, ये वाला जो स्टेट है ये कंडेंस स्टेट है, और ये क्या होता है, वो डीकंडेंस स्टेट है, डीकंडेंस स्टेट है, ठीक है। तो ऐसा किस लिए होती है, हम हिस्टोन को यहाँ पे ऐसे कंपेयर करके क्यों रखते हैं, क्यों इसलिए रखते हैं क्योंकि हमने अभी क्या कहा आपको, यूक्रोमेटिन जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी, राइट, जब मैं आपको यूक्रोमेटिन एक्सप्लेन कर उसको हेटेरोक्रोमेटिन एक्सप्लेन करती उसमें मैंने आपको कहा था कि कोई चीज़ अगर बहुत ज़्यादा कंडेंस है हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन मोस्टली ऑफ ही देखेंगे। अब कोई चीज़ें अगर डी कंडेंस फॉर्म में है तब हम इसमें ट्रांसक्रिप्शन ऑन देखेंगे। तो इन दिस केस इसमें आपने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हैं यहाँ पे कंडेंस स्टेट पे है, तो जो चीज कंडेंस स्टेट पे है तो यहाँ पे हमने इसको जीन साइलेंसिंग कंसिडर कर ली। अब जब चीजें डी कंडेंस स्टेट में है, जैसे कि ये कंडीशन हो गया, ये कंडीशन स्टेट डी कंडेंस स्टेट है, तो इसमें हमने जीन एक्सप्रेशन को देख लिया है, दैट मींस ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, और यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन क्या हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा होता है कि हिस्टोन का अगर एसिटाइलेशन हो रहा है, यहाँ पे आपने ये देखा एसिटाइल ग्रुप हो रहा है, हमने क्या कहा था, हम क्या देखते हैं, एसिटाइलेशन देखते हैं, मिथाइलेशन देखते हैं, और फॉस्फोराइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप का एडिशन, मिथाइल ग्रुप का एडिशन। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ये रहा एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और फॉस्फेट का एडिशन या फिर रिमूवल हमें बताता है कि उसे कैसे स्टेट में रखना है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है, डी कंडेंस स्टेट में एक्सप्रेशन होगा क्योंकि वो खुल जाएगा, ठीक है। तब हमने इस पिक्चर पे देखा ये रहा एसिटाइल ग्रुप। सो एसिटाइल ग्रुप का एडिशन अगर हो रहा है हिस्टोन प्रोटीन के एंड टर्मिनल पे तो हमें क्या मिलेगा, डी कंडेंस स्टेट मिलेगा। तो मैं यहाँ पे कंफ्यूजन वाला चार्ट बनाती हूँ, ओके, यहाँ पे ओके, अगर एसिटाइल ग्रुप अगर ऐड हो रहा है किस पे, हिस्टोन पे, तो हमें वो कौन सी स्टेट मिलेगी, डी कंडेंस स्टेट मिलेगी, कंडेंस्ड स्टेट। अगर डी कंडेंस स्टेट है तो क्या हमें ट्रांसक्रिप्शन मिलेगी, ऑफ कोर्स मिलेगी, तो ट्रांसक्रिप्शन हमें ऑन होते हुए दिखेगी। फिर दूसरा कंडीशन देखते हैं, दूसरा ये तो एसिटाइल ग्रुप का हो गया। दूसरा कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पे मिथाइलेशन हो रहा है,
देखिए इधर पे भी मिथाइलेशन दिख रही है, इधर पे भी दिख रही है, लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपको यहाँ पे इस पिक्चर में दिख ही रहा है, ये लाइसिन 9 और लाइसिन 4 पे। तो यहाँ पे अगर हिस्टोन के अगर एंड टर्मिनल पे अगर लाइसिन 9 पे अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है, लाइसिन एमाइनो एसिड लाइसिन और उसके 9 पोजीशन पे अगर यहाँ पे मॉडिफिकेशन हो रहा है तो हमें ये कंडेंस स्टेट मिलेगी। अगर मिथाइलेशन अगर हमें यहाँ पे 4th पोजीशन पे मिल रहा है मिथाइलेशन लाइसिन 4 पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हमें डीकंडेंस स्टेट मिलेगी, डेट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगा। सो देखिए हमने ब्रॉडर सेंस में तो थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे मिथाइलेशन ऑफ होगी ऑन होगी, ठीक है। तो ब्रॉडर सेंस पे जब हम कहते हैं कि अगर मिथाइल ऐड है, मिथाइल अगर एडेड है तो वो ऑफ रहती है, अगर मिथाइल अगर रिमूव्ड है, अगर मिथाइल नहीं है तो वो ऑन रहती है, ठीक है। ये ब्रॉडर सेंस पे हम ये कह सकते हैं, लेकिन अगर हम इन डेप्थ में भी जाए, क्या ये एब्सोल्यूट सेंस पे है? क्या ये हमेशा ही हमें ये कंडीशन मिलेगी कि ऐड होने पे ही ऑफ मिलेगी, रिमूव होने पे ही ऑन मिलेगी? तो नहीं, ये एब्सोल्यूट सेंस पे नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ देखी होती है कि डिपेंड करता है कि मिथाइलेशन कौन से रेसिड्यू पे हो रहा है और कितना ग्रुप ऑफ मिथाइल ऐड होने पे यहाँ पे होती है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितना, ये खुद देखिए यूट्यूब पे सर्च कीजिए या फिर वीडियो गूगल वगैरह कहीं पे भी सर्च कीजिए, मुझे बताइए कि कितना मिथाइल ग्रुप ऐड होने पे हमें ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। तो हमने यहाँ पे तो डिस्कस कर ली कि कौन से रेसिड्यू पे मिथाइल ग्रुप ऐड होने पे कौन सी कंडीशन दिख रही है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पे ऐड है तो ऐसा मिल रहा है, अगर यहाँ पे 4th पोजीशन पे ऐड है तो ऐसे दिख रहा है, मतलब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन ऑन हो जाएगी। एसिटाइल ग्रुप देख ली, मिथाइल ग्रुप देख ली। अब हिस्टोन का अगर हम फॉस्फोराइलेशन देखें तो डीकंडेंस स्टेट में जहाँ पे हम ट्रांसक्रिप्शन ऑन देखेंगे तो उस केस में हम फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन देखेंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा मिथाइल, एसिटाइल और फॉस्फेट, ये तीनों कंडीशन हमारा क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, ठीक है। दिस इज क्रोमेटिन रीमॉडलिंग बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ क्रोमेटिन रीमॉडलिंग के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये क्या हो गया, डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन हम क्रोमेटिन ही तो कहते हैं, है कि नहीं। तो ये तो आपको पता होता है कि क्रोमेटिन का डेफिनेशन क्या है, कि जब हिस्टोन और डीएनए दोनों होते हैं तो हम उसको क्रोमेटिन कंसिडर करते हैं। सो यही क्रोमेटिन का रीमॉडलिंग हो रहा है बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ केमिकल ग्रुप सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। इतना तो हम समझ लिए हैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, ओके आगे है रेगुलेशन, ये ऑफ है, रेगुलेशन ऑफ जीन बाय नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल्स। अब मैंने आपको थोड़े टाइम बाद इनिशियली आपको बताया था कि नॉन कोडिंग का यहाँ पे कैसे रोल है, मैंने आपको बताया था इस डायग्राम में, राइट। इस डायग्राम में बताया था कि नॉन कोडिंग जाके कैसे इसको जेनेटिक उसको ऑफ कर रहा है, तो उसी को मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी, इतना डिटेल्स नहीं जाएंगे क्योंकि मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया वैसे भी बता दी थी और वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो रहा है, ठीक है। तो ये 3rd पोस्ट वाला आपको मैं बताती हूँ कि नॉन कोडिंग आरएनए मॉलिक्यूल से रेगुलेशंस कैसे होते हैं, कैसे हमें एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन इस पे देखने को मिलता है। तो मैं आपको इसी डायग्राम को मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए यहाँ पे हमने देखी होती है कि कुछ प्रोटीन जो होती है वो एक्सप्रेस होती है, ये एक्सप्रेस नहीं होती है, आई मीन ये प्रोटीन नहीं बनाती है कुछ एमआरएनएस, और यहाँ पे हमने देखा कुछ प्रोटीन्स बनाने के लिए कैपेबल होती है, कैपेबल जो होती है उसको हम कोडिंग कहेंगे, जो नॉन कैपेबल होती है उसको हम नॉन कोडिंग कहेंगे, ठीक है, नॉन कोडिंग कहेंगे। तो नॉन कोडिंग है तो इसीलिए ये क्या होती है, ये प्रोटीन नहीं बनाएगी, तो ये जाके इसको इनहिबिट करके इसको भी प्रोटीन बनाने के लिए इन्फ्लुएंस नहीं बनाने के लिए इन्फ्लुएंस कर देगी। तो जब हम नॉन कोडिंग आरएनए की बात करते हैं, नॉन कोडिंग आरएनए का ना यहाँ पे 2 फॉर्म आता है। नॉन कोडिंग आरएनए का यहाँ पे शॉर्ट होता है एक, और यहाँ पे एक लॉन्ग होती है, ठीक है। दोनों का ही काम वही होता है। शॉर्ट तो अभी मैंने बताया आपको, जो mRNA siRNA होता है, siRNA एंड mRNA, ये दोनों क्या करती है, ये उसको जाके इनहिबिट करती है, बगल वाले को प्रोटीन बनाने से स्टॉप कर देती है, ठीक है, ये पता चल गया। और लॉन्ग वाला का रोल क्या होती है नॉन कोडिंग आरएनए का, ये वो एंजाइम्स को मेनली, देखिए इनका ओवरलैप भी कर सकता है इनका रोल, इट्स नॉट नेसेसरी कि इसका एकदम 100% एब्सोल्यूट सेंस में प्रिसाइजली यही होता है कि एंजाइम के लिए होती है, ठीक है। सो ये जो रेगुलेशन है उसके जो उसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व है ना, उसको ये इनहिबिट करती है, उसको इनहिबिट या फिर उसको रेगुलेट करती है। अगर एंजाइम फॉर्म हुआ तो हमें मॉडिफिकेशन दिखेंगी, एंजाइम फॉर्म नहीं हुआ तो हमें मॉडिफिकेशन नहीं दिखेंगी। तो ये लॉन्ग का यहाँ डायरेक्ट एंजाइमेटिक उसमें रोल पे आ जाता है, क्रोमेटिन रीमॉडलिंग में जो एंजाइम्स है उनके लिए इन्वॉल्वमेंट पे, ठीक है। तो ठीक है, हमने समझ लिया यहाँ पे शॉर्ट हो गया, यहाँ पे लॉन्ग हो गया नॉन कोडिंग आरएनए का। थोड़ा तो मैंने आपको इनिशियली आपको आइडिया दे दी थी, कहाँ गया वो डायग्राम,
ये रहा। यहाँ पे तो मैंने आपको आइडिया दे दी थी, मैं अभी दोबारा वो रिपीट नहीं करूँगी, द सेम थिंग। ठीक है, तो ऐसे करके हमने देख लिए तीनों पॉइंट्स हमने कंसिडर कर ली, और इससे हमने ब्रॉड सेंस में हमें पता चल गया कि एपिजेनेटिक्स होता क्या है। तो एपिजेनेटिक्स आपको पता होती है कि ये क्वेश्चन अराइज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑप्शन में भी आती है। ठीक है, क्या अभी एपिजेनेटिक्स बता तो दिया है मैंने, अभी आपको लग रहा होगा कि एपिजेनेटिक्स को अभी हम रिसर्च किस पे होती है, मेजरली हम कब इसकी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कब, देखिए अगर हमें कोई मेनली अभी ना फिलहाल एपिजेनेटिक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, नया स्लाइड, हाँ ठीक है इसी पे कर देते हैं। तो एपिजेनेटिक्स का हम आजकल मेनली रिसर्च किस में करते हैं, डायबिटीज़ में। ये बहुत कॉमन है, तो बहुत सारी चीज़ों में हो रही है। ठीक है, लेकिन हम कैंसर पे ये दोनों को चीज़ों को रिसर्च कर रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो इसमें जिसमें हम चेंजेस करके देखते हैं कि डायबिटीज़ कैसे रेगुलेट हो रही है, कैंसर कैसे रेगुलेट हो रही है, ये सारी चीज़ें हम इस पर कंसिडर करते हैं। ठीक है, अब एपिजेनेटिक अगर सिस्टम है, अगर इस पर ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या ये एपिजेनेटिक्स जो भी है, क्या ये ट्रांसफ़र हो सकती है, क्या ये किसी और मतलब मेरे प्रोजेनी में जा सकती है, कि हमारे पेरेंट्स से हम पे ये सारे चेंजेस आ सकते हैं। तो ऑफकोर्स आ सकती है। ये एपिजेनेटिक्स का एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे मैंने आपको यहाँ ऑलरेडी मेंशन की थी, यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने बताया था कि कॉज क्रोमोसोम एसोसिएटेड हेरिटेबल चेंजेस दैट मीन्स कि यहाँ हेरिटेबल होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, जो एपिजेनेटिक जो भी मॉडिफिकेशन या फिर रेगुलेशन होती है डेट इज हेरिटेबल, डेट मीन्स कि प्रोजेनी में जा सकता है फ्रॉम पेरेंट्स। ठीक है, वो प्रोजेनी में जा सकता है। इसके लिए बहुत सारे रिसर्च किए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी कोई माउस को लिया गया, माइस को लिया गया और उसमें से कुछ एंजाइम्स देखे, और फिर कुछ जो होती है हार्मोन्स देखे, फिर वो हार्मोन्स देखा कि उनके प्रोजेनी में भी जा रहा है, अगर प्रोजेनी में जा रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है। ऐसे थोड़े से डिटेल्स अगर आपको जानना है ना, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में बता दें कि मैं ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो भी चीज़ें कंडक्ट हो रही है, जिसके कंक्लूजन आ रहे हैं, रिसेंट जो भी स्टडीज़ हो रही है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उस पर भी आपको वीडियो बना के दे दूँगी। सो आज के लिए इतना ही, एंड काफ़ी था एपिजेनेटिक्स, लाइक इट्स बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड वे में मैंने समझा दिया। आई होप ये आपको हेल्पफुल रही है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे।